स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज की इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एवोल्यूशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें कुछ हैवी टर्म्स आ जाती हैं। तो उन्हीं टर्म्स की वजह से बच्चे जो ऑलवेज जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में से आपके पेपर में कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, वही डिस्कस होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो जो चैप्टर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है उसमें से टोटल 20 मार्क्स का पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर में से आपने कवर करने हैं और कैसे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से आएंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। अभी टाइम नहीं है कि हम फुल फ्लेज चैप्टर को डिस्कस करें, तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसमें आपने बताना है बच्चों एग्जाम्पल्स के साथ कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉगस एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है। तो इस टॉपिक में से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी एवोल्यूशन का रिजल्ट एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कौन सी एवोल्यूशन है जिसके थ्रू जो है वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफरेंस स्टेट करें। तो ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, इन पर आपको 2 और 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है। इसका आपने जो इक्वेशन है वो भी बताना है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे चेंज हो जाती है या डिस्टर्ब होती है। तो इसके रेलेवेंट आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो आपसे पूछा जाने वाला है वो क्या है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के ऊपर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो व्हाइट विंग्ड या फिर डार्क विंग्ड मॉथ्स थी उनमें क्या चेंजेस आए, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी या कम रही। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, और साथ ही के साथ इसकी एक एग्जाम्पल भी देनी है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि जब कभी एक या एक से ज्यादा स्पीसीज जो कि क्या है क्लोजली रिलेटेड है, अगर उन स्पीसीज में क्या हो जाए, इतनी वेरिएशंस आ जाए कि वो इतनी इनफ वेरिएशंस एक्वायर कर लें कि वो पहले वाली जो उनकी पेरेंटल टाइप थी या उनकी पहले वाली स्पीसी थी उनसे वो अलग हो जाए। तो मतलब जब एक स्पीसी के इंडिविजुअल्स में इतनी वेरिएशंस आ जाएं, जिन वेरिएशंस की वजह से वो एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज फॉर्म कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये एक और एक से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में हो सकता है। अब बात करते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। जब बच्चों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात होगी तो इसमें क्या होता है कि एक ही स्पीसी के अंदर एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो उनके अराउंड इन्वायरमेंट है, अगर उसकी वजह से एक स्पीसी के इंडिविजुअल्स में डिफरेंस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो मतलब क्या है कि अगर एक स्पीसी के ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स में जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो ऐसी एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपने इनमें याद रखना है वो है एनाटॉमी के बेसिस पर, कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है वो हमेशा ऑर्गेनिजम्स में कौन सी एवोल्यूशन या कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है। तो जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है उसका रिजल्ट क्या है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो इधर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म होंगे और इधर जो है वो कौन से होंगे, एनालोगस स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म होंगे।
बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो एनाटॉमी होगी वो सेम होगी, बट जो फंक्शन होंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स के वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो क्या हमने बात करी कि जो एनाटॉमी है वो क्या रहेगी, इनमें सेम, बट जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सी होगी, जैसे कि बैट्स, व्हेल्स एंड चीतास के जो 4 लिम्स हैं। ठीक है, 4 लिम्स की जो एनाटॉमी जो है वो क्या है, सेम है किसकी, चीता, बैट एंड व्हेल्स। तो इनमें क्या है बच्चों, इनमें एनाटॉमी जो है वो सेम है, बट फंक्शन इनके 4 लिम्स का जो है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो वहां पर कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए। तो यहाँ पर जो है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। मतलब क्या होगी, एनाटॉमी यहाँ पर अब क्या होगी, डिफरेंट होगी। एनाटॉमी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। जब एनाटॉमी डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें एग्जाम्पल किसकी आएगी बच्चों, इसमें एग्जाम्पल हम बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के विंग्स की बात कर सकते हैं। उनके विंग्स जो है उनका फंक्शन तो फ्लाई करना ही है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये क्या है, हमने इसकी एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। तो जो बटरफ्लाई है या फिर बर्ड्स हैं, उनके जो विंग्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं बच्चों। मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। आप बटरफ्लाई एंड स्पैरो के अगर विंग्स को कंपेयर करोगे तो वहां पर आप उनका डिफरेंस देख पाते हो। तो आप सोच पाते हो कि जो उनका फंक्शन है वो तो सेम ही है, बट जो एनाटॉमी है वो क्या है, या स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सो दिस वाज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन रिजल्ट। सो हमने याद रखना है कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है उसका रिजल्ट क्या है, उसके कारण होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, और जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है उसके साथ कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस एवोल्यूशन के साथ कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। तो ये आपने याद करके जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों एडेप्टिव रेडिएशंस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि जब भी कभी ऑर्गेनिजम्स जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनकी एवोल्यूशन होती है तो वो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक पॉइंट से शुरू होती है। फिर जब वही ऑर्गेनिजम्स आगे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज या लोकेशंस पर जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि लेटर ऑन वो उनके हैबिटेट्स बन जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, कुछ एडेप्टिव चेंजेस जो हैं उनमें आते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो पुराने उनके एंसेस्टर्स थे उनसे डिफरेंट बन जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। तो अब एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर हम 2 तरह की एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, एक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि डार्विन फिंचेस क्या है, और दूसरी एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं मार्सुपियल मैमल्स। तो दूसरा हम मार्सुपियल मैमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो डार्विन फिंचेस की है, ये क्या है बच्चों, जो डार्विन है उसने जब गैलापागोस आइलैंड पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करी या रिसर्च करी, तब उसने देखा कि वहां पर एक छोटे छोटे ब्लैक कलर के बर्ड्स जो हैं उनमें कुछ एवोल्यूशन देखने को मिली। तो वो क्या थी कि जो गैलापागोस आइलैंड पर रहने वाले ब्लैक बर्ड्स थे, शुरू में उनकी जो ईटिंग हैबिट थी वो क्या थी कि वो सीड्स पर फीड करते थे।
बट जब वही ऑर्गेनिजम्स रेडिएट हुए, मतलब वो डिफरेंट पॉइंट्स पर या डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज पर पहुंचे, तो उनमें कुछ एडेप्टिव चेंजेस आए, तो जिसकी वजह से उनकी बीक्स में कुछ चेंजेस आए, तो उनका ईटिंग हैबिट भी था जो वो चेंज हो गया। उनमें से कुछ जो बर्ड्स थे वो इंसेक्टिवोर्स बन गए और कुछ उनमें से वेजिटेरियन बन गए। तो ये क्या बात हुई, ये है कि उन ऑर्गेनिजम्स में, उन बर्ड्स में क्या हुई, कुछ एवोल्यूशन हुई। वो कैसे हुई, जब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जब डिफरेंट एरियाज में चले जाते हैं, तब उनमें कुछ एडेप्टिव चेंजेस आने की वजह से, तो उनमें क्या हो जाती है, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, जिनकी वजह से वो अपने एंसेस्टर्स से क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये है डार्विन फिंचेस की एग्जाम्पल। तो मतलब वो ब्लैक बर्ड्स को लेटर ऑन डार्विन ने क्या बोला, फिंचेस, तो जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डार्विन फिंचेस। सेकेंड एग्जाम्पल में मार्सुपियल मैमल्स की बात है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहां पर एक ही कॉमन मार्सुपियल मैमल्स से डिफरेंट टाइप की मार्सुपियल मैमल्स जो है वो फॉर्म हुई डिफरेंट एरियाज ऑफ इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सो दिस वाज द मार्सुपियल मैमल्स एग्जाम्पल अंडर एडेप्टिव रेडिएशन। मार्सुपियल रेडिएशन में हमारे पास डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं, शुगर ग्लाइडर, टैस्मानियन टाइगर, बॉम्बेट या फिर कोयला या कैंगरू, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट मार्सुपियल मैमल्स। तो ये क्या है, एक सेम या कॉमन एंसेस्टर से फॉर्म हुए डिफरेंट मार्सुपियल मैमल्स ही हैं। तो इसकी भी एग्जाम्पल हम किसके अंडर पढ़ सकते हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस के अंडर। आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स अब आपको क्लियर हैं। तो पेपर में आपसे इन्हीं एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। तो आपने पहले ऊपर एडेप्टिव रेडिएशंस की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके अंदर आपने ये दो एग्जाम्पल्स जो है वो साइट करनी है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम शुरू करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन टॉपिक, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब नेचर खुद सेलेक्ट करता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव करेंगे और कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अगर आपके अराउंड, आपके इन्वायरमेंट में कंडीशंस चेंज हो जाएं, तो आपका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप में कुछ ऐसी वेरिएशंस, आपके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं कि आप उन चेंजेस को, उन इन्वायरमेंटल चेंजेस को बेयर कर पाओ और इजीली सर्वाइव कर पाओ, तो दैट मीन्स यू आर इवॉल्व्ड। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हम मॉथ्स की एग्जांपल लेंगे। तो जो बिफोर 1850s का टाइम था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, तब मॉथ्स की मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलती थी, मतलब उनकी व्हाइट एंड डार्क कलर की दोनों वैरायटीज मिलती थी। जब इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ा, तब पॉल्यूशन का जो लेवल था वो काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ट्रीज थे उनकी ट्रंक्स जो थी वो क्या हो गई, वो ब्लैक हो गई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पॉल्यूशन और सूट और स्मोक। तो इसकी वजह से जो ब्लैक कलर के मॉथ्स थे वो कैमोफ्लेज शो करके अपने प्रेडेटर से अपने आप को बचा पाते थे, मगर जो व्हाइट कलर के मॉथ थे वो डार्क कलर के ट्रंक के ऊपर जब बैठते थे, तो उनका जो कलर कंट्रास्ट की वजह से वो प्रेडेटर्स को इजीली विजिबल होने लगे। तो जो प्रेडेटर्स थे वो व्हाइट मॉथ्स के ऊपर फीड करने लगे, तो उन्होंने व्हाइट जो मॉथ्स थे उनका नंबर डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्लैक मॉथ थे, ब्लैक विंग्ड मॉथ थे, उनका नंबर जो है वो पॉपुलेशन में बढ़ गया। ये आफ्टर 1920s, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। बट जब
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात करें, जब मिक्स्ड पॉपुलेशन होती थी, तब ट्री ट्रंक्स के ऊपर लाइकेंस बहुत ग्रो करती थी, जो कि वाइट कलर की होती है, जिसकी वजह से जो व्हाइट कलर के मॉथ्स थे वो अपने प्रेडेटर से बच जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर लाइकेंस की ग्रोथ होगी ट्री पर, तो जो ट्रंक्स होंगे वो व्हाइटिश अपीयरेंस देंगे, और अगर उन पर आगे जो व्हाइट कलर के मॉथ्स बैठेंगे तो वो भी कैमोफ्लेज शो करेंगे और प्रेडेटर्स उनको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तब जो पॉपुलेशन में डार्क कलर्ड विंग्ड मॉथ्स थे उनका नंबर कम होता था, क्योंकि वो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर इजीली विजिबल होते थे। मतलब जब व्हाइट कलर की लाइकेन वाले एरिया, मतलब सरफेस के ऊपर जब ब्लैक विंग्ड मॉथ बैठेगा तो वो तो इजीली विजिबल होगा, बट जब उसके ऊपर व्हाइट विंग्ड मॉथ बैठेगा वो उसके ऊपर विजिबल नहीं होगा। तो जो प्रेडेटर है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? वो ब्लैक विंग्ड मॉथ के ऊपर अटैक करेगा। तो उनका जो नंबर था वो उस टाइम डिक्रीज हुआ था। तो ऐसे हमने देखा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पॉल्यूशन वाले एरियाज नहीं थे, वहां पर व्हाइट विंग्ड मॉथ्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम हुई, क्योंकि वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाते थे। अब एक बात यहां से और इंडिकेट होती है कि जब पॉल्यूशन होता है तो ट्री ट्रंक्स जो हैं उनके ऊपर लाइकेंस ग्रो नहीं करती। जो लाइकेंस हैं बच्चों, वो पॉल्यूशन को चेक करने के लिए यूज भी होता है। कैसे? जो लाइकेन है, जिधर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा तो वो वहां पर ग्रो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिधर भी पोल्यूशन होगा वहां पर ट्रंक्स के ऊपर लाइकेंस की ग्रोथ नहीं होगी, तो वहां पर व्हाइट कलर के मॉथ्स जब ट्री के ट्रंक के ऊपर आएंगे तो प्रेडेटर्स जो है वो इजीली उन पर अटैक कर देंगे और उनका नंबर जो है वो डिक्रीज कर देंगे। तो वहां पर जो डार्क विंग जो मॉथ्स हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो जो यहां से क्वेश्चन बनेंगे वो क्या, कौन से क्वेश्चंस हैं? एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो लाइकेंस हैं उनको एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कैसे यूज किया जाता है। बच्चों एक बात याद रखना, जिधर भी पॉल्यूशन होगा तो वहां पर स्मोक में सल्फर ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। जिधर भी सल्फर ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन जो है वो ग्रो नहीं करेगा, और वहां पर जो कौन से मॉथ्स मिलेंगे, वहां पर आपको ब्राउन या डार्क विंग्ड मॉथ्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सो दिस वॉज द इंडस्ट्रियल मैलानिज्म। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करता है कि एक बड़ी रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन के अंदर जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग P प्लस Q की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। P क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, एंड Q जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। तो इन दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 रहती है अनटिल एंड अनलेस इस रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन के एलील्स की फ्रीक्वेंसी में बाहर से किसी फैक्टर की डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस के लिए एक और इक्वेशन है, वो क्या है? वो है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये 2pq जो है वो किसके लिए है? हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए। तो वहां पर हमने ये इक्वेशन यूज करनी है। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसमें अगर चेंजेस आते हैं वो किसी फैक्टर की वजह से आएंगे। तो अभी जो हम देखने वाले हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को इफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला इफेक्ट क्या है? जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है मूव कर जाना एक एरिया से। तो इमेजिन दिस इज अ पॉपुलेशन ए एंड दिस इज पॉपुलेशन बी। तो अगर इस एरिया
में जो पॉपुलेशन है जिसको हम अभी क्या कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन के जीन्स को रेड कलर में शो कर रहे हैं, अगर उस पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स जो है इस पॉपुलेशन में एंटर हो जाएं, तो यहाँ पर जो जीन्स, जो ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे जीन्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो मतलब क्या है, जीन माइग्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर P+Q की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो इस केस में माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन के अंदर जीन्स का चेंज आया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो जीन्स होंगे, अब कुछ तो ये वाले एग्जिस्ट करेंगे, कुछ ये वाले एग्जिस्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन में क्या हो गया है, जो जीन्स हैं उनके नंबर में चेंज आ गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन। जब भी कोई इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तो उसे हम माइग्रेशन ही तो बोलते हैं। तो इस माइग्रेशन के दौरान जीन्स भी तो मूव होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जीन माइग्रेशन। जब एक ही जीन की माइग्रेशन हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं जीन फ्लो। तो इसकी वजह से भी जो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है वो जो है चेंज हो जाती है या डिस्टर्ब होती है, वो 1 नहीं रहती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। तो ये है नेक्स्ट फैक्टर जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। जब एक पॉपुलेशन के अंदर रैंडम बाय चांस एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं तो उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें रैंडम जो है वो चेंजेस आते हैं, रैंडम चेंजेस किसमें, इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी। तो जब ऐसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चों ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, इसकी वजह से आगे 2 इफेक्ट आते हैं। एक को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, एक को हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। तो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बताओ जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कैसे बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और इन्हीं इफेक्ट को आगे एक्सप्लेन भी करो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके अंदर 2 इफेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। पहले बात करते हैं बच्चों फाउंडर इफेक्ट की। जो फाउंडर इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि इमेजिन करिए कि ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर ये हमारे पास, इमेजिन करिए ये हमारे पास एक एरिया है जिसमें ये 2 तरह की पॉपुलेशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब इस एरिया में से अगर ये वाली पॉपुलेशन यहाँ पर माइग्रेट कर जाए और यहाँ पर जाने के बाद ये अपनी जैसी पॉपुलेशन बना दे, तो ये इस पॉपुलेशन की क्या हो जाएगी, फाउंडर हो जाएगी। तो जब एक पॉपुलेशन में से दूसरी पॉपुलेशन कहीं और शिफ्ट हो जाए और वहां जाकर के ये अपनी पॉपुलेशन बना दे, तो ये क्या होगी, इस पॉपुलेशन की फाउंडर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, फाउंडर इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर अभी हम सेकेंड जो इफेक्ट है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉटलनेक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कभी एक पॉपुलेशन के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर कोई चेंज आता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। इस डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि जो बॉटल है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक जियोग्राफिकल एरिया को, और इसके अंदर ये डिफरेंट कलर के डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट जीन्स कैरिंग ऑर्गेनिजम्स को। अब जब यहाँ पर इस एरिया के अंदर कोई डिजास्टर आएगा तो उसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेंगे किसी और एरिया में। तो जब इन्होंने इस एरिया में से एस्केप करना है तो कौन से एस्केप होंगे वो नेचर सेलेक्ट करेगी। तो ये नेट जो है वो नेचुरल
सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से जब ऑर्गेनिज्म इस एरिया में शिफ्ट करेंगे तो सारे तो नहीं शिफ्ट होंगे, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो जब वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं कि इनमें से कुछ ही ऑर्गेनिजम्स, मतलब ब्लू और ब्लैक वाले ही पास हुए हैं, तो कुछ की ही सिलेक्शन हुई है जो पास हुए हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सर्वाइवर पॉपुलेशन। तो जो सर्वाइवर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सर्वाइव कर पाए हैं इस सिचुएशन में भी, वो एक नई पॉपुलेशन जो है बना देंगे, वो इस नई पॉपुलेशन के क्या होंगे, फाउंडर्स होंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो क्या है, म्यूटेशन। हमें पता है कि म्यूटेशंस क्या होते हैं, एरर्स। तो जब भी कभी म्यूटेशंस होती हैं उनकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, मतलब जो फिनोटाइप है या जीनोटाइप है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें इन म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस जो हैं वो आती है। तो म्यूटेशंस जो है वो जनरेशंस में वेरिएशंस लाती हैं। तो इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो फर्दर जनरेशंस होती हैं उनमें फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं। चौथा जो इफेक्ट है वो क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको इसी के साथ हम जो है स्टडी कर सकते हैं कि जब प्रोफेज मेयोसिस 1 का होता है तो वहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती है, या कह सकते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो मिक्स हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, नए जो जीन्स हैं वो फॉर्म होते हैं, और या कह सकते हैं नए एलील्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग एलील्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो बच्चों, दीज वर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। आई होप आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।